हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड है में हमने सिलेबस स्टार्ट किया था। उसमें चैप्टर नंबर सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ रहे थे। उसमें आज हमने पढ़ना है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलिज है इन सेल। क्योंकि ये जो सेल है अंदर डाइजेशन होती है, जो हज़म होता है, उसमें रोल प्ले करना होता है लाइसोसोम ने। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग और सोमा मतलब बॉडी। यानी ये वो वाला सेल है, अंदर ढांचा है, ये वो वाला स्ट्रक्चर है जो स्प्लिट करता है किसी चीज़ की डाइजेशन में, यानी किसी चीज़ को तोड़ने में इस्तेमाल होता है। यानी नाम से ज़ाहिर होता है इसके पास ऐसे एंजाइम हैं जो कोई बड़े मालिक्यूल को तोड़ने में इस्तेमाल होते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम जो है ये क्रिश्चियन रैनी डी डेव्यू ने जो है वो डिस्कवर किया था। तो इसकी डिस्कवरी जो है ये पंजाब बोर्ड है बुक में साथ एक छोटी सी टिड बिट्स दी हुई है। उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है ये जो क्रिश्चियन रैनी डी डेव्यू है ये कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म इन लीवर सेल, यानी ये ऑब्जर्व कर रहा था लीवर सेल्स है अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है, जो हजम होना है, यह कैसे होता है। तो इसने जब सेल्स को सेंट्रीफ्यूज किया तो सेंट्रीफ्यूज करने के दौरान वो सेल डैमेज हुए। तो जब सेल डैमेज हुए तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है लाइसोसोम भी मौजूद था। तो जब लाइसोसोम टूटा, उसकी दीवार जो है वो ब्रेक डाउन हुई, तो उससे एसिडिक फास्फाटेज एंजाइम रिलीज हुआ। ये जो एसिडिक फास्फाटेज एंजाइम रिलीज हुआ तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है अंदर मौजूद था। यानी सेल है अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली थी जिसके अंदर एसिडिक फास्फाटेज एंजाइम मौजूद था। इसने इस ऑर्गेनेली का नाम लाइसोसोम बताया। यानी लाइसोसोम वो ऑर्गेनेली है जो डाइजेशन में रोल प्ले करती है, यानी है एसिडिक इन नेचर होती है, और इसी एसिडिक इन नेचर होने की वजह से ये स्प्लिटिंग करती है, तोड़ देती है। तो इसकी डेफिनेशन है सिंपल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यानी ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं, लेकिन ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, लेकिन ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसके बाद है लाइसोसोमल एंजाइम जो हैं, ये सबसे पहले एंजाइम जो हैं ये प्रोटीन इन नेचर हैं, और प्रोटीन आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनती है। क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, वहां पर प्रोटीन बनती है। प्रोटीन बनने के बाद ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए से ट्रांसपोर्ट होते गॉल्गी बॉडीज के पास आ जाती है। गॉल्गी बॉडीज में इसे मॉडिफाई किया जाता है, यानी इसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में बदला जाता है। इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह अटैच किए जाते हैं, या फिर प्रोटीन्स हो फर्दर जो स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाaternary स्ट्रक्चर। यानी जो प्रोटीन ही असल हालत है, क्योंकि जब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है तो ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। लीनियर यानी सीधा ढांचा बनता है। प्रोटीन है जो एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है, स्ट्रेट चेन है, सिर्फ वो बनती है। उसके बाद उसको जो फाइनल स्ट्रक्चर यानी जो आखिरी ढांचा देना होता है, ये उसका गॉल्गी अपरेटस के अंदर दिया जाता है। यानी उसे सेकेंडरी लेवल पे लाना है, या टर्शरी पे, या क्वाaternary पे। तो जिस भी लेवल पे उसे लाना होता है, ये गॉल्गी बॉडीज है अंदर ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद गॉल्गी बॉडीज का जो ट्रांसफेज होता है, जो टूवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जानब जो गॉल्गी अपरेटस से जो साइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है,
वहाँ से ये बडिड ऑफ है गॉल्गी वेसिकल्स बनती हैं और उन्हें अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे ही उन गॉल्गी वेसिकल है अंदर पैक होते हैं और वहाँ से अलहदा होते हैं, तो ये जो न्यूली फॉर्म लाइसोसोम होता है, यानी ये गॉल्गी वेसिकल का नाम ही अब हमने लाइसोसोम रख दिया है। ये जो लाइसोसोम है गॉल्गी अपरेटस से गॉल्गी बॉडी से अभी अभी बना है गॉल्गी वेसिकल की सूरत में, इसका नाम होता है प्राइमरी लाइसोसोम। ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये चूंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। चूंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो हैं ये एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा ये नॉट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, यानी जो लाइसोसोम है ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या चीज़ है? न्यूक्लियर इन्वेलप से बाहर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद गॉल्गी अपरेटस हैं। ये तमाम जो ऑर्गेनेलीज हैं ये सारी ही सारी सिस्टर्नी से बनी हुई हैं, यानी ये ऐसी थैलीनुमा स्ट्रक्चर से या थैलीनुमा ढांचों से बनी हुई हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। तो ये जो है ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसके बाद ये एनिमल सेल्स में उन सेल्स में ज़्यादातर पाया जाता है जो डाइजेशन में जिन्होंने रोल अदा करना होता है, या फिर जब कोई फॉरनर इन्वेडर आता है, यानी कोई जरासीम बाहर से सेल में इंटर होता है या फूड वैक्यूल आ जाता है, तो उन्हें डाइजेशन में रोल प्ले करने के लिए, उन्हें तबाह करने के लिए जो है ये उन सेल्स में पाया जाता है। अब एनिमल सेल में डिजीज फाइटनिंग सेल्स, अब बीमारी के खिलाफ लड़ने वाले जो सेल्स हैं उनमें सरे फरिस्त वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल जो हैं ये जब भी बाहर से कोई भी जरासीम आता है, यानी बैक्टीरिया है, वायरस है, तो ये सबसे पहले उन बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए, यानी उनको तोड़ने के लिए लाइसोसोम जाते हैं। और लाइसोसोम जो है ये वाइट ब्लड सेल है अंदर होते हैं जो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करते हैं, जिससे बैक्टीरिया और वायरसेस की जो डेथ है, मौत है, वो हो जाती है। इसके बाद दूसरा फंक्शन जो है एनिमल सेल में इन्वॉल्व्ड इन ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर मटेरियल और नो लॉन्गर यूज, ऐसा सेलुलर मटेरियल जिसकी अब सेल है अंदर मजीद ज़रूरत नहीं है, ये उसे तोड़ है सेल से एलिमिनेट करवाता है। या फिर फूड वैक्यूल आ जाता है, यानी कोई मटेरियल एंडोसाइटोसिस के जरिए से सेल मेम्ब्रेन है थ्रू अंदर इंटर हुआ है, तो प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये उस फूड वैक्यूल के साथ जाके फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद उस सेलुलर मटेरियल हो, उस फूड वैक्यूल में जो फूड मौजूद है, ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उसके साथ रिएक्शन करवाएगा और उस फूड ही डाइजेशन करवा देगा, उस सेलुलर मटेरियल ही ब्रेक डाउन करवा देगा। और या फिर वो मटेरियल जिसकी ज़रूरत नहीं है, मिसाल है तौर पर हमारे बॉडी सेल में रेड ब्लड सेल्स हैं, वो 120 डेज के बाद तोड़ दिए जाते हैं और न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो उनको तोड़ने के लिए भी जो है ये जो अनवांटेड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें अब बॉडी के अंदर ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी तोड़ने के लिए प्राइमरी लाइसोसोम या फिर हम लाइसोसोम इस्तेमाल होते हैं। अब जो अनवांटेड स्ट्रक्चर यानी वो ढांचे जो जिन्हें सेल के अंदर ज़रूरत नहीं है, उन्हें तोड़ने के लिए जो लाइसोसोम इस्तेमाल होता है, यानी लाइसोसोम तो वही है लेकिन हम उस स्पेशल फेस के अंदर उस लाइसोसोम का नाम बदल देते हैं, ये ऑटोफैगोसोम है। यानी ऑटो खुद ब खुद ये उन्हें डाइजेशन कर रहा है, उन्हें ऑटोलाइसिस कर रहा है और इस प्रोसेस का नाम है ऑटोफेगी।
मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो पहले एक्सरसाइज नहीं करता था, वर्जिश जो थी वो नहीं करता था, तो उसकी बॉडी जो वो नॉर्मल रूटीन पर सेट थी, नॉर्मल म्यार पे वो सेट थी। उसके अंदर, उसके सेल के अंदर जितने माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद थे, वो तमाम माइटोकॉन्ड्रिया उसकी एनर्जी की ज़रूरत पूरी कर रहे थे, तो इसलिए उसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं। फिर उसने सडनली एक्सरसाइज शुरू कर दी और हफ्ता 10 दिन 20 दिन उसने एक्सरसाइज की। अब जब उसने एक्सरसाइज शुरू की तो उस दौरान उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। तो अब जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इंक्रीज करना पड़ेगा सेल में। तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक्सरसाइज है दौरान इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी वर्जिश के दौरान उस आदमी के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब उसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन 10 दिन है बाद, 20 दिन है बाद, 25 दिन है बाद उसने वो वर्जिश करना जो है वो छोड़ दी। अब जब वर्जिश करना छोड़ दी तो अब उसे इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं रही, लेकिन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, उसे इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो बाद में इस सूरत हाल में उसमें जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो दोबारा डिक्रीज किया जाएगा, क्योंकि अब सेल में इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पहले बड़े हुए थे, ज़्यादा हुए थे, अब वो उस सेल के लिए अनवांटेड है, ज़रूरत नहीं है उनकी, क्योंकि जितनी वो ज़्यादा हो उतनी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो। अब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सेल के अंदर फ्यूल की ज़रूरत है। फ्यूल जो है वो फूड के ज़रिए लिया जाता है। फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज है, तो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज लेना पड़ता है। तो अब ग्लूकोज से सेलुलर रिस्पायरेशन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो फिर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो डिक्रीज करने के लिए, अनवांटेड स्ट्रक्चर हो कम करने के लिए जो प्रोसेस है उसे ऑटोफैगी बोलते हैं, और वो जो लाइसोसोम है उन्हें ऑटोफैगोसोम्स बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही डाइजेशन करें हैं, मतलब उसे तोड़ दें है और ब्रेक डाउन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। इससे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के अंदर कम हो जाएंगे। नंबर 3 पे ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। चूँकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलिटिक और हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स ही डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। चूँकि हमने पढ़ा हुआ है ये जो लाइसोसोम है ये ऊपर जो है गोल्गी अपरेटस से ही बने हुए हैं, ये गोल्गी बॉडी से ही बॉडीड ऑफ हुए हैं। तो गोल्गी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ये डिफरेंट है, उन थैलियों के अंदर पैक होकर आते हैं। तो उसमें अमाइलेज भी है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी हैं और लाइपेजेस भी हैं जो लिपिड्स की डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं इनके अंदर 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम होती हैं, 40 मुख्तलिफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिनमें चंद एंजाइम कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, चंद जो है वो प्रोटीन को हजम करने में अहम किरदार अदा करते हैं, और चंद जो है वो लिपिड्स की डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह ये जो जितने भी एंजाइम हैं, ये जो 40 है, 40 डिफरेंट मुख्तलिफ एंजाइम हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनते हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए इन्हें गोल्गी अपरेटस के पास भेज दिया जाता है। यहाँ पर मॉडिफिकेशन करने के बाद जहाँ पर इन्हें ज़रूरत है वहाँ पर इन्हें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी सेल के अंदर डाइजेशन करनी है या सेल से बाहर डाइजेशन करनी है, जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत है वहाँ पर इन लाइसोसोम को ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है।
सेल सेव फ्रॉम एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम। लेकिन जो सेल होता है उसे हमेशा डाइजेस्टिव एंजाइम की मद से दूर रखा जाता है। क्यों है? ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, एक दफ़ा ये सेंट्रल मेम्ब्रेन जो है ये डैमेज हो जाए और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं ये एक दफ़ा रिलीज हो जाएं तो ये साथ में जो सेल है अंदर अदर ऑर्गेनेलिज हैं ये उन्हें भी डैमेज कर देता है, ये उन्हें भी डाइजेशन शुरू कर देता है और अल्टीमेटली सेल ही डेथ हो जाती है। तो इसलिए सेल को सेव किया जाता है लाइसोसोम है एंजाइम में। अब ये डाइजेशन में रोल किस तरह प्ले करते हैं या फिर ये दूसरी ऑर्गेनेलिज और डैमेज क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उनकी जो पीएच है वो 4.8 होती है और 4.8 जो है ये हाईली एसिडिक एंजाइम होते हैं। यानी जाहिर बात है जो चीज़ तेजाबियत वाली होती है वो तेजाब जहाँ पे भी पड़े है वहाँ पर तेजाब जो है वो जला देता है। तो यही जो हाईली एसिडिक इन नेचर एंजाइम है ये जिस ऑर्गेनेलिज पे भी पड़े है ये उसकी डाइजेशन कर देता है, तोड़ देता है उसे। तो लाइसोसोमल मैट्रिक्स, लाइसोसोम यानी ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है जिसके अंदर एंजाइम पड़ा हुआ है, उससे अलावा एंजाइम है अलावा जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं लाइसोसोमल मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये तो हाईली एसिडिक है ड्यू टू एंजाइम है, एंजाइम है पीएच 4.8 है। लेकिन उस लाइसोसोम है बाहर साइटोप्लाज्म में साइटोसोल है उसका एनवायरनमेंट न्यूट्रल होता है। तो जब लाइसोसोम रप्चर होता है उसकी जो वाल जो है ये रप्चर होती है तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं जिससे सेल रिमेन अनइंजर्ड, यानी सेल जो है ये इंजरी से बच जाता है। बेटा ये बात जो है ये पंजाब बोर्ड ही बुक में लिखी हुई है। तो सेल जो है ये अनइंजर्ड रहता है, लेकिन असल में जब लाइसोसोमल वाल जो है ये रप्चर होती है डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर आते हैं तो इन्हीं पीएच 4.8 है, एसिडिक इन नेचर हैं, ये फौरन से बाहर जो ऑर्गेनेलिज हैं उन्हीं डाइजेशन कर देता है। तो इसी डाइजेशन की वजह से वो सेल जो होता है उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए हम लाइसोसोम को दूसरा नाम जो है वो सुसाइडल बैग देते हैं, यानी ऐसा थैला जिसकी वजह से सेल जो है वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। तो ये बात पंजाब बोर्ड की बुक में लिखी हुई है। सेल रिमेन अनइंजर्ड, सेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका जो साइटोसोल है वो न्यूट्रल है और जो लाइसोसोमल मैट्रिक्स है ये एसिडिक है। तो ये एसिडिक होने की वजह से सेल जो है वो तो न्यूट्रल पड़ा हुआ है, साइटोसोल तो न्यूट्रल है। तो जब ये एसिडिक मटेरियल आया है तो ये सेल है अंदर डाइजेशन तोड़ फोड़ ज़रूर करता है, लेकिन उसमें साथ में ही बताया हुआ है ये जो सुसाइडल बैग है, मैनी ब्रेन सेल्स डाई ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी जब बच्चे ही डेवलपमेंट हो रही होती है, चिल्ड्रन ही डेवलपमेंट या फीटस ही डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसके दौरान लाइसोसोम ही जो वाल है वो रप्चर हो जाए तो उसकी वजह से सेल जो हैं ये डाई हो जाते हैं और वो एलिमिनेटेड होते हैं। अब ये जो ब्रेन है सेल्स डाई करते हैं, मरते हैं, ये हमारे जो है वो नर्वस सिस्टम है कंट्रोल में होते हैं, यानी नर्वस सिस्टम को पता होता है ब्रेन है सेल जो है ये एलिमिनेटेड हो रहे हैं, डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। यानी ये नर्वस सिस्टम अपनी मर्जी से सेल जो है ये डाइजेशन करवा रहा होता है और इसे ऑटोलाइसिस भी बोलते हैं, अपनी मर्जी से सेल ही लाइसिस करवाना, ब्रेक डाउन करवाना। तो ये अगर रप्चर ऑफ लाइसोसोम हो जाए, ये बात फेडरल बोर्ड की बुक में लिखी हुई है, ये बात पंजाब बोर्ड की बुक में लिखी हुई है। अगर इसके वाल जो है वो रप्चर हो जाए और ये सेल में जो है डेवलपमेंट के दौरान उसे ही जो है वो उसे डाई करवा देता है, मरवा देता है, मार देता है, उसकी डेथ हो जाती है,
तो ये बात फिर यहाँ पे भी अप्लाई होती है। यहाँ पे भी जब लाइसोसोमल मैट्रिक्स जो है इसके वाल रप्चर हो है तो ये मैट्रिक्स से एसिडिक मटेरियल बाहर आएगा और यहाँ पर भी सेल जो है वो मरना शुरू हो जाए है। इसके बाद लाइसोसोम की वजह से कुछ डिजीज़ होती हैं। अगर लाइसोसोम में डिफेक्टिव हो जाए तो उससे मेटाबॉलिज्म जो है ये डिस्टर्ब होता है, तो इसे हम बोलते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। स्टोरेज डिजीज़ इसे इसलिए बोलते हैं, लाइसोसोम का मतलब है जो मटेरियल सेल है अंदर मौजूद है उसकी डाइजेशन करवाना, तोड़ फोड़ करवाना। लेकिन जब लाइसोसोम ही एबनॉर्मल हो, उसके अंदर एंजाइम ही एबनॉर्मल हो, उनका स्ट्रक्चर ही एबनॉर्मल हो, उनका ढांचा ही एबनॉर्मल हो, तो जो चीज़ पहले से ही एबनॉर्मल है वो प्रॉपर फंक्शनिंग यानी वो मुनासिब अफ़ाल सरंजाम नहीं देती। जब उसने मुनासिब अफ़ाल सरंजाम नहीं देने तो उसकी वजह से वो जिस मटेरियल ही तोड़ फोड़ करता है वो मटेरियल तोड़ फोड़ के बजाय वो मटेरियल सेल है अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। जब मटेरियल सेल है अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा तो जो चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा सेल है अंदर स्टोर होना शुरू हो जाए वो मुख्तलिफ तरह है मेटाबॉलिक डिजीज़ पैदा करता है, यानी वो सेल का जो मेटाबॉलिज्म है उसे डिस्टर्ब करता है। सेल के अंदर जो मुख्तलिफ दूसरे रिएक्शंस होते हैं उन्हें भी जो है वो डिस्टर्ब करता है। तो इसमें पहली डिजीज़ है पॉम्पीज डिजीज़। इसमें दरअसल जो ग्लाइकोजन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं लीवर सेल्स है अंदर, लीवर सेल्स है अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं उन्हें अंदर ग्लाइकोजन डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। चूँकि जब ग्लूकोज सरप्लस अमाउंट में सेल है अंदर चला जाए, ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज चला जाए तो लीवर सेल्स फ़ौरन उस ग्लूकोज को बदल देते हैं इनटू ग्लाइकोजन। लेकिन जब बाद में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है तो ग्लाइकोजन जो है इसको दोबारा तोड़ है ग्लूकोज बनाया जाता है। लेकिन अगर लाइसोसोम है अंदर ग्लाइकोजन डाइजेस्टिव एंजाइम की डेफिशिएंसी हो, एबनॉर्मल हो, तो जो ग्लाइकोजन बना पड़ा स्टोर हुआ है वो ग्लूकोज में नहीं टूटता। जब ग्लूकोज में नहीं टूटेगा तो सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं होती। जब सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं होती तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती तो सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं होती। तो अल्टीमेटली लीवर सेल है अंदर ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। नंबर 2 पे जो डिजीज़ है ये है टी सैथ डिजीज़। इस बीमारी के अंदर होता ये है जो लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम है वो एब्सेंट होते हैं। जब लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम एब्सेंट है तो इसका मतलब है फैट और ऑयल जो है इनके जो हज़म होने की सलाहियत है, जो हज़म होना है लिपिड्स ने, फैट्स ने और ऑयल ने, वो नहीं होना शुरू हो जाएगा। जब ये लिपिड्स फैट्स ऑयल हज़म नहीं होते तो ये जमा होना शुरू हो जाते हैं ब्रेन सेल्स में। जब ब्रेन सेल्स है अंदर एक हद से ज़्यादा फैट और ऑयल जमा होना शुरू हो जाए हैं, लिपिड्स जो हैं ये जमा होना शुरू हो जाए हैं, तो वहाँ पर ब्रेन सेल या नर्वस सिस्टम जो है ये डैमेज हो जाता है। इसके बाद है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल इनटू फ्रॉग, यानी जब टैडपोल जो होता है यानी जो मेंढक का बच्चा होता है उसे टैडपोल बोलते हैं। ये मेटामॉर्फोसिस के ज़रिए से चेंज हो जाता है फ्रॉग में। अब ये जो मेटामॉर्फोसिस है ना ये अमल है जिसमें ये लोअर एनिमल्स में होता है। इंसानों के अंदर ये मेटामॉर्फोसिस जो है ये फिनोमिनन जो है ये अमल जो है वो एब्सेंट है। अब जो एनिमल्स होते हैं उन्हें अंदर मेटामॉर्फोसिस यानी शेप का चेंज होना विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी पहले लार्वा बनता है, प्यूपा, टैडपोल और उसके बाद जो है ये मैच्योर फ्रॉग बनता है, मेंढक बनता है। ठीक है,
तो अब टैडपोल है अंदर जो टेल होती है ना वो लार्ज इन साइज होती है, लेकिन जो मेंढक होता है, जो मेच्योर होता है, फ्रो होता है, इसके अंदर टेल जो है ये एब्सेंट होती है। अब पहले टेल प्रेजेंट है, अब बाद में टेल एब्सेंट है, तो उस टेल को डीजेनरेट करवाया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, उसे खत्म करवाया जाता है। तो उस टेल के जो सेल्स होते हैं उनको डीजेनरेट करवाने के लिए लाइसोसोम है अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये आके उन एंजाइम ही ऑटोलाइसिस करवा देते हैं, उन्हें प्रोग्राम्ड सेल डेथ करवा देते हैं, अपनी मर्जी से करवाई जाती है। इस तरह जो मेच्योर फ्रोह बनता है उसके अंदर टेल जो है ये एब्सेंट होती है। तो इस तरह ये जो लाइसोसोम है ये सेल है अंदर बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करता है, यानी अगर ये एब्सेंट हो जाए तो इससे मेटाबॉलिज्म जो है ये डिस्टर्ब होता है। इसके बाद जो ऑर्गेनेलिस आती है वो है पैरऑक्सीजोम। ये जो पैरऑक्सीजोम है ये भी लाइसोसोम की तरह सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन है, और ये भी स्मॉल वेजिकल होती है। ये भी जो लाइसोसोम है ये भी स्मॉल वेजिकल होती है, गाल्जी अपरेटस से बनी हुई होती है। इन द सेम मैनर सिमिलरली ये जो पैरऑक्सीजोम है ये भी गाल्जी अपरेटस से ही बनता है। तो ये चूंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो ये यूकेरियोटिक सेल है अंदर पाई जाती है। इसको भी फर्स्ट टाइम जो है ये क्रिश्चियन रेनी DW ने ही ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था। लेकिन पैरऑक्सीजोम है जो शेप है ये वेरी करती है, साइज भी वेरी करता है, यानी साइज और शेप जो है ये सेल टू सेल चेंज होते रहते हैं। ये डिपेंड करता है सेल ही नीड पे, सेल को किस तरह की ज़रूरत है या सेल ने कौन से फंक्शन में कौन से फेल में इस्तेमाल करना है उस पैरऑक्सीजोम को, तो इस तरह उसका जो साइज है और जो शेप है वो चेंज हो जाती है। अब ये जो पैरऑक्सीजोम है, जिस तरह लाइसोसोम है अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम थे, पैरऑक्सीजोम है अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम ऐसे एंजाइम हैं जो ऑक्सीडेशन करवा देते हैं किसी भी मटेरियल की। अब ऑक्सीडेशन क्या है? किसी भी मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देना या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करवा देना, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाती है। यानी हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन करते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन फ्रॉम एटम या मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में से जब भी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इन एंजाइम के अंदर ये वाली सलाहियत होती है, ये किसी भी मटेरियल है मॉलिक्यूल में से जो है वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिमूव करने की सलाहियत रखते हैं। अब इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम है अंदर पैरऑक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये मुख्तलिफ तरह के एंजाइम होते हैं जो पैरऑक्सीजोम है जो सिंगल मेम्ब्रेन वेजिकल है उसके अंदर होते हैं। अब ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है पैरऑक्सीजोम है, इसका रोल होता है डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन से मुराद जो जहरीले मादे हैं उनको ज़्यादा जहरीलापन ख़त्म करे, कम जहरीले या लेस हार्मफुल जो बॉडी हो नुकसान ना पहुँचाएँ उन मटेरियल्स में चेंज करना डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। अब होता ये है कि लीवर सेल में अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जो होती हैं जिन्हें अंदर OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये अल्कोहल ही ऑक्सीडेशन करवा देते हैं और उसे चेंज कर देते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड में। इसी हाइड्रोजन परऑक्साइड की वजह से हम इन स्मॉल वेजिकल, इन छोटी छोटी थैलियों का नाम जो है पैरऑक्सीजोम रखते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। तो अल्कोहल ही ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। इस दौरान जो एंजाइम आता है वो है पैरऑक्सीडेज
डेज, जो अल्कोहल हो बदल देता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। अब ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है इससे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पर ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एंजाइम आ जाता है सेटालेज। ये जो सेटालेज है ये इसे चेंज कर देता है वाटर में प्लस ऑक्सीजन में। अब ये दोनों कंपोनेंट जो है ये वाटर और ऑक्सीजन जो है ये इंसान ही या एनिमल ही बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, नुकसानदेह नहीं है, इन दोनों का फायदा है। ऑक्सीजन जो है ये एरोबिक रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो जाए। वाटर जो है वो सेल है वैसे ही मीडियम है। वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। सेल है अंदर 70 to 90% वाटर होता है, तो वाटर वो है जो है इस सेलों में नुकसान ही नहीं है। अब प्लांट सेल्स में पर ऑक्सीजोम जो है ये रोल कहाँ पे प्ले करता है? प्लांट सेल में एक फिनोमिनन होता है फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन जो है इसमें 8 स्टेप, ये डिफरेंट 3 ऑर्गेनेलिज है अंदर फोटो रेस्पायरेशन होती है, पर ऑक्सीजोम में होती है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसका एक स्टेप होता है। तो बहरहाल यहाँ पर जो बात है इसका 8 स्टेप जो है वो पर ऑक्सीजोम है अंदर भी होता है। तो यहाँ पर ग्लाइकोलेट को चेंज किया जाता है ग्लाइसिन के अंदर। फोटो रेस्पायरेशन जो है ये पौधों में होती है, और पौधों में जब जहाँ पर सेलुलर रेस्पायरेशन में अरेबिस्को एंजाइम होता है उसके पास ऑक्सीजन हो भी बाइंड करने की सलाहियत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो बाइंड करने की भी सलाहियत होती है। यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, उसके पास कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी है। तो रेस्पायरेशन है दौरान क्रैब साइकिल में जहाँ पर CO2 को बाइंड करने की सलाहियत है या फिर ऑक्सीजन को बाइंड करने की सलाहियत है। तो ये डिपेंड करता है, अगर तो ऑक्सीजन ज़्यादा है तो फोटो रेस्पायरेशन शुरू हो जाएगी। जब ऑक्सीजन ज़्यादा है तो फोटो रेस्पायरेशन हाँ एक जो स्टेप है वो पर ऑक्सीजोम में होता है, और यहाँ पर ग्लाइकोलेट को चेंज किया जाता है ग्लाइसिन में, और इसके लिए एंजाइम जो यूज होता है वो है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ये एंजाइम जो है यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है पर ऑक्सीजोम है अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, इस पर ऑक्सीजोम है अंदर है ये वाला एंजाइम मौजूद था। अब पर ऑक्सीजोम भी लाइसोजोम की तरह एबनॉर्मल हो सकते हैं, इन्हें अंदर भी डिफेक्टिव जो है पर ऑक्सीजोम होते हैं। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम से इस सिंड्रोम को जो है ये मुतारफ करवाया, ज़ेल्वेजर सिंड्रोम। ये जो ज़ेल्वेजर साहब थे ये एक साइंटिस्ट थे, इसने बताया है चंद सेल ऐसे होते हैं जिन्हें अंदर एब्सेंट और रिड्यूस्ड नंबर ऑफ पर ऑक्सीजोम, यानी ऐसे सेल्स जिन्हें अंदर पर ऑक्सीजोम या तो मुकम्मल तौर पर ना हो या फिर उन्हें अंदर पर ऑक्सीजोम जो है इन नंबर में तादाद में थोड़े हों, तो उस वजह से जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है। जाहिर बात है जब प्लांट सेल है अंदर डिफेक्टिव पर ऑक्सीजोम मौजूद है तो उसकी वजह से फोटो रेस्पायरेशन का जो अमल है ये मुतासर होता है। या फिर एनिमल्स में जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वाटर ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होना ये प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा कंजेनिटल डिजीज़ वो बीमारियां हैं जो बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पर पाई जाती हैं, यानी इन्हें अंदर जो है ये पर ऑक्सीजोम जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, या फिर उन बच्चों के सेल्स में पर ऑक्सीजोम होता ही नहीं है। तो इसका नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका
ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई मुकम्मल इलाज मौजूद नहीं है। तो वो जो बच्चा है वो यूजली डेथ विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, यानी वो अपनी लाइफ के पहले साल में ही उसकी मौत है जो चांसेस हैं, मौत है जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी डेथ होती है। अब ये जो यहाँ पर अल्कोहल से ऑक्सीडेशन होने के बाद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है ना, इस जिसकी वजह से हमने इस ऑर्गेनेली का नाम ही पर ऑक्सीजोम रख दिया है। ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये इट सेल्फ भी सेल के लिए हार्मफुल है, यानी ये अपनी तरफ से अल्कोहल ही ऑक्सीडेशन करवा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये खुद भी सेल के लिए जो है नुकसानदेह है। तो इसे फौरन तोड़ दिया जाता है पानी और ऑक्सीजन में, ताकि ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये भी सेल को डैमेज ना कर सके। उम्मीद है बेटा आप दोनों ऑर्गेनेलिज जो हैं ये मुकम्मल तौर पर समझ आ रही हैं। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके जहन में आए तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछें, हम उसका फ़ौरन जवाब देते हैं। और आपको उम्मीद है लेक्चर समझ आया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई और हमारी भी मेहनत हासिला मिले। अल्लाह हाफिज़।